अस्सलाम वालेकुम जी। डायलॉग के साथ कहते हैं आपको खुशामदीद और मैं हूं इकरा हारिस। क्या ही बात है इस बल्ले की जिसने सबको घुमाकर रखा हुआ है। सुबह से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और अब 9:30 बजे इसका फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब तक नहीं सुनाया गया और सबकी नजरें इस बात पर है कि आया पीटीआई की तकदीर में इस बल्ले का कोई काम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारी हैपनिंग्स इस बल्ले के साथ जनाब जुड़ी भी रही। इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने 10:30 बजे तक बढ़ा दिया है और हो सकता है कि अगर ये फैसला और लेट हो जाए तो ये वक्त भी आगे बढ़ जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान बी का जिक्र करती रही वो ये था कि नजरियाती प्लेटफॉर्म के तहत उन्होंने टिकट जमा करा दिए, लेकिन जो नजरियाती के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, पता नहीं जाली टिकटें इन कारकुनान ने कहां से जमा करा दी और वो बैकआउट कर गए। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब और आमिर सईद अब्बासी साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अशतर औसाफ साहब, आप सर देख रहे हैं सुबह से जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सबसे पहले बताइएगा सर कैसे एनालाइज करेंगे जब सियासी मामलात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं तो सर डेडलाइंस ऐसी आती हैं? हाँ, ये बात कह चुका हूँ और शायद ये उस जमाने की बात भी है जब 1999 में ये मामलात आगे गए और मैंने वहाँ पे भी ये कहा था कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को आंसर नहीं करना चाहिए। वो पॉलिटिकल अरीना में चलने चाहिए, वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, वो बैलेट बॉक्स के जरिए होने चाहिए और इसका कोई काम जो है वो कोर्ट्स में नहीं है। कोर्ट्स के ऊपर खाम इन चीजों का बर्डन डाल दिया जाता है। बट चलिए, अब बहुत साल गुजर गए और बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस आपने देखे, बशमूल आज के भी केस के। जो सिंबल देने का ताल्लुक है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये सारे के सारे मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के डोमेन में है। याद रखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है, उसी तरह मुक्तदर है, उसी तरह एक्सपर्ट है अपने एरिया में, जिस तरह और बाकी आईनी इदारे होते हैं और जिनसे एक्सपेक्टेशन ही होती है। इलेक्शन कमीशन से जो एडिशनल एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे और उसमें एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाता है। उसके अंदर लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाता है और वो एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन। पहले आप देखेंगे परमानेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और जब इलेक्शन का इनेकाद होता था तो फिर इलेक्शन कमीशन की तश्कील की जाती थी और उसके मेंबर लिए जाते थे। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर जिम्मेदारी भी है और जिसके इख्तियारात भी हैं। बिल्कुल। जब इख्तियारात हैं तो फिर उन इख्तियारात को आपको न सिर्फ रिकग्नाइज करना है बल्कि आपने उस इदारे को कमजोर होने से रोकना है और उसके लिए आपने उसको जो पॉसिबल स्ट्रेंथ है वो देनी है। हमारे यहाँ क्या होता है, चाहे वो फौज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, चाहे वो इलेक्टेड हुकूमत है, हमारे यहाँ सिर्फ दशनाम तराजी होती है। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज है बट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। और जो जिस नहज पे ये सब केस चल रहा है, हमारी तवानाइयां तो होनी चाहिए इलेक्शन के ऊपर। आपने मुझे बताइए कि आपने किसी भी जमात का मैनिफेस्टो सुना या पढ़ा है? इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं आया। सो आर वी डूइंग व्हाट इज आवर डोमेन, जो हमारे ऊपर फर्ज है जी। और ये अगर अच्छा अशतर साहब, ये बात सर आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सारी तवानाइयां हम कहीं और सर्व कर रहे हैं और इसीलिए इलेक्शन की जो गर्माहट होनी चाहिए वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही बाहर आ रही है। वहां पे ही गर्मा गर्म चीजें जारी हैं और माहौल गर्मा वहां पे बना हुआ है। सर मुझे ये बताइएगा, जब ये इनके वकील पीटीआई के ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी का अंदरूनी मामला है और रिमार्क्स में चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि अगर बल्ला दे दिया जाता है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है तो फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कोई वक़्त नहीं रह जाती। सर असल में कानून जो आप समझते हैं वो क्या कहता है इस मामले में? मैं आसान अल्फाज में कोशिश करूंगा इसको बयान करने की, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रिकेट है, बट लेट मी ट्राई। सबसे पहले
हम एक डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं कि हम एक डेमोक्रेट स्टेट हैं और यहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी और इलेक्शंस होते हैं और सब कुछ। डेमोक्रेसी का क्या बात है? वन मैन वन वोट, यही है ना? वरना तो हम पीछे चले जाते बेसिक डेमोक्रेट्स और ये सब चीजें और या इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो देयर इज अ डायरेक्ट इलेक्शन, वन मैन वन वोट है। अब डेमोक्रेसी का बेडरॉक क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बेडरॉक जो है वो है लोकल गवर्नमेंट्स, बट वील नॉट टॉक अबाउट दिस एट दिस स्टेज। अब चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, इनमें हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज तश्कील दी जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अपने मैनिफेस्टोज होते हैं, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उनके अपने तरीके होते हैं अपने किस तरीके से वो पार्टी को चलाएंगे। उसमें इलेक्शन जो है वो कानून का तकाजा है, वो इंटरनल तकाजा नहीं। और आपका टेस्ट क्या है कि क्या आप अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं? क्या उसमें इलेक्शंस कराते हैं? क्या आप वहां पे लोगों को हक के राय दहिंदगी का हक देते हैं? क्या वहां डिसेंट का मौजूद है? सो ये एक लिटमस टेस्ट इसको मैं कहूंगा, ये एक कसौटी है। ये एक पार्टी जो है वो अपने अंदर किस तरीके से अपने मामलात को चलाती है, क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडहियर करती है, क्या अपने रूल्स को एडहियर करती है, क्या वो अपने इलेक्शन कमीशन को सही तरीके से तश्कील देती है, क्या उसके हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कराती है, क्या वो इलेक्शन सिलेक्शन है, क्या वो जो है वो डिक्टेटोरियल है कि आप फलां को मैंने कर दिया, फलां को बिल्कुल। कर दिया। और सर आपकी बात से जो मैं अखज़ कर पा रही हूँ वो यही है कि अगर ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रखा जाता है तो ऑब्वियसली फिर पार्टी के विद इन द पार्टी डेमोक्रेसी तो नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ मामला बने। एब्सोल्युटली। देखिए अब इस पर्टिकुलर केस में ये नहीं है कि ये केस अभी शुरू हुआ है। दिस गोज बैक 4 years। 4 साल पहले उनको कहा गया आप अपनी पार्टी में इलेक्शंस कराएं और बाकी पार्टीज को भी कहा गया। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन का सुओ मोटो नहीं, यहाँ शिकायत की गई और 17 शिकायत हैं शायद, जिनकी बुनियाद के ऊपर उनको कहा गया कि आप इलेक्शन क्यों नहीं कराएं। तो वहां से चिट्ठी आई और एक प्लीड किया गया और बड़े इफेक्टिवली प्लीड किया गया और ठीक प्लीड किया गया कि कोविड है, कोविड में आप पूरी पार्टी जो है पूरे मुल्क में है, वहां पे हम इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। तो उनको वक्त मिल गया। फिर उसके बाद उनको कहा गया, फिर शो कॉज नोटिस दिया गया और शो कॉज नोटिस के फिर बाद में ये सब कुछ हुआ और फिर कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो कानून का तकाजा ये है कि जो आप खुद डेमोक्रेसी नहीं करते तो आपको इलेक्शन सिंबल नहीं मिल सकता। बिल्कुल, ये कानून है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम ये चमकनी में हमने पोलिंग बूथ बनाया पूरे पाकिस्तान का, एक पोलिंग बूथ ग्राउंड में करा लिया। नंबर 1। नंबर 2, कोई किसी किस्म का ना नॉमिनेशन पेपर्स जारी हुए ना कोई और चीज की। सो अगर ये शैम है, अगर ये फ्रॉड है, अगर ये एक ऐसा काम है जिसमें सबकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, तो फिर मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई डिस्क्रेशन है क्या? इलेक्शन कमीशन के पास उनका भी एक ओथ है और ओथ क्या है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे और उसकी अमल दरामद करेंगे। उसी तरह का ओथ है जिस तरह के जजेस का ओथ होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब प्लान बी की जानिब भी जरा आ जाते हैं। ये मामला बल्ला मिलता है या नहीं मिलता, बट पीटीआई का प्लान बी ये था कि नजरियाती के तहत वो टिकट जमा करा दें। बाद में वो नजरियाती के चेयरमैन आ गए, उन्होंने कहा ये फ्रॉड टिकटें थी, लेकिन एक मुआहिदा भी सर्कुलेट सोशल मीडिया पे कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ा मुतहरिक हुआ, उन्होंने अपने आरओज़ को कहा कि इन निशान वाली टिकटों को एक्सेप्ट ना किया जाए क्योंकि दोहरे मयार की टिकटें या फिर दोहरी पार्टी की टिकटें एक कैंडिडेट जमा नहीं करा सकता। सर इस पर लॉ क्या कहता है? Alright. There is a clarity in law also, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं। 2 पार्टीज में इल्हाक हो सकता है, 2 पार्टीज में इत्तेहाद हो सकता है, इल्हाक भी और इत्तेहाद, और वो एक सिंबल शेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि इलेक्शन कमीशन को पहले से इसकी इत्तला हो और उनसे इजाजत ली गई हो ताकि ये कोई अभाम ना रह जाए। पहली बात। दूसरा, एक ऐसा पहलू है जिसको मैं जरूर निशानदेही करना चाहूंगा और वो ये है कि वो ये सारा मुआहिदा पहले से हो चुका था और जो मैंने आज सुना है
कि एक उनके जो नॉमिनेटेड स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि टिकटों पे दस्तखत हुए हुए हैं, यानी इसका मतलब है टिकटें जारी हो चुकी हुई हैं। अगर टिकटें जारी हो चुकी हुई हैं तहरीक इंसाफ नजरियाती के ऊपर, तो फिर केस क्या है पीटीआई का? हाउ आर दे क्लेमिंग, जबकि उन्होंने तो ये नजरियाती टिकट के ऊपर, सिंबल के ऊपर टिकटें बांट दी हुई है ना, तभी तो दस्तखत हुए। व्हाट इज द केस ऑफ पीटीआई? वो फिर वो बदला क्यों मांग रहे हैं? और फिर सर जब अगर अख्तर इकबाल साहब नहीं है, बिल्कुल सही, और अगर अख्तर इकबाल साहब जो चेयरमैन है नजरियाती के, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कह देते हैं कि ये फ्रॉड है, तो फिर अब उन टिकटों की सर कोई वक़्त नहीं रह जाती। देखिए, एक तो उन टिकटों की वक़्त नहीं रह जाती, और अगर उनकी वक़्त है भी तो पीटीआई का केस तो खत्म हो गया ना, क्योंकि उन्होंने खुद एक और सिंबल अडॉप्ट कर लिया हुआ है। देन व्हाट इज द केस बिफोर द कोर्ट? बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इलेक्शन कमीशन ने 10:30 से 11 बजे तक का वक्त अब कर दिया है इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का। मुझे लगता है ये और ये बढ़ेगा जैसे जैसे फैसला नहीं आएगा। अच्छा सर, एक और अहम पहलू पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत सारे पीटीआई के जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले माहिरीन हैं या खुद उनके रानों में, वो ये कहते हैं कि अदलिया की अलग अलग ऐनकें रही हैं इस मामले को देखने में, क्योंकि एएनपी को निशान अलॉट करने के मामले में इलेक्शन कमीशन के फैसले का जब जिक्र उन्होंने किया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो पार्टी हमारे सामने नहीं है, अगर आपको मसला है तो आप चैलेंज कर दें। देखिए, अगर कोई ये डिफेंस लेता है या ये आर्ग्यू करता है कि मुझे तो आपने पकड़ लिया रेड लाइट क्रॉस करने पे, 5-6 और लोग भी तो गुजर के चले गए, उनको क्यों नहीं आपने पढ़ा? आप उनको पहले पकड़े, क्योंकि वो मुझसे पहले निकल गए थे, और मेरा केस अभी आप नहीं सुन सकते, पहले उनको पकड़ेंगे, उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो कानून तोड़ता है वो कभी ये नहीं कह सकता कि कोई और भी कानून तोड़ रहा है, इसलिए मैं बच के निकल जाऊं। वेरी वेरी बैड आर्ग्यूमेंट। It is not a legal argument. ये चल नहीं सकता, और इसकी कोई लॉजिकल या लीगल बेसिस नहीं है। अच्छा अशरफ साहब, यू हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन योर करियर, सो जब आज चीफ जस्टिस साहब की अदालत में ये कहा जाए पीटीआई के वकला की जानिब से कि इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है और चीफ जस्टिस साहब कहें कि आप इसे साबित करें, तो सर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में फिर मुतनाज़े इंतखाबात हो सकते हैं? क्योंकि कोर्ट में खड़े होकर अगर पीटीआई वकला बार बार दबाव का जिक्र कर रहे हैं लेकिन प्रूफ कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने खुद सुना है, आपने देखा है, लोगों ने पढ़ा है कि वो कहते हैं कि हमें पूरा एतमाद है, पूरा हमें यकीन है कि मामला जो है ठीक चलेंगे, और अगर उनकी पसंद का फैसला नहीं आता तो फिर कहते हैं कि दबाव के तहत। अभी आपने सुना नहीं कि वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके खिलाफ दे दिया तो क्या करेंगे? ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है, और मैं माफी चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है सब अशखास, लेकिन जब मैं कॉल और फेल में तजाद देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। हम लोग जो हैं वो यू टर्न्स लेते हैं, हम मतून करते हैं, हम बुरा भला कहते हैं। आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि क्या आप शोर मचा के लॉजिक को और जो सही बात है उसको दबा सकेंगे? नहीं, जो हिस्टोरियन है वो वही लिखेगा जो सही बात है, वो नहीं जो आपने शोर मचा के की। याद रखिए, कानूनी केसेस कानून की दलील पे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेशन से नहीं होते। एग्रीड सर। इस लेकिन क्या किया जाए कि कुछ दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में तो पेश करते नहीं है उनके वकला, बट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे होते हैं। सर मुझे अगर आप इजाज़त दें,
तो मेरे साथ ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ इस्लामाबाद मौजूद है आमिर सईद अब्बासी साहब। आमिर, हमें ज़रा बताइएगा, आज बड़ा गहमा गहमी का ये दिन रहा सुप्रीम कोर्ट में, अब तक फैसला नहीं आया, सबकी नज़रें यहाँ पर हैं। सो व्हाट्स द इनसाइड स्कूप, क्या उम्मीद कर रहे हैं पीटीआई के हामी? देखिए, पीटीआई के हामी तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि उन्हें रिलीफ मिलेगा और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो बरकरार रहेगा। लेकिन बहरहाल जो हमने माहौल देखा 2 रोज़ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और लाइव प्रोसीडिंग्स में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि बहुत सख्त सवालात का सामना करना पड़ा पीटीआई के वकला को और उनकी कानूनी टीम को, क्योंकि जजेस की तरफ से बार बार उनसे जब सवालात किए जाते थे तो क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बहुत अच्छे वकील हैं लेकिन वो बहुत ही मोहतात बोलते हैं और बहुत ही तहम्मुल से बात करते हैं, तो जब वो एक सवाल का जवाब देने लगते थे तो उनसे फिर दूसरा सवाल पूछ लिया जाता था और फिर तीसरा सवाल। तो बहरहाल हम अगर इसको काउंट करें तो जजेस की तरफ से भी सख्त रिमार्क्स दिए गए इस तमाम तर प्रोसीडिंग्स में। अब ये मुकदमा क्योंकि कंक्लूड हो चुका है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इस वक्त पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला सुनाएगी। बहुत दूर दराज इलाकों में जहाँ पर रिटर्निंग अफसरान को शायद वहाँ पर लाइट भी ना हो, वहाँ पर इंटरनेट कम्युनिकेशन भी ना हो, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तय करना है कि जो उम्मीदवारान हैं उनके इंतखाबी निशान क्या होंगे, पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम तर फैसला रिटर्निंग अफसरान ने करना है। और उसका वक्त जो है वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसको एक्सटेंड कर रहा है, पहला बल्ला होगा तारीख का जो इतनी अहमियत इख्तियार कर गया, वरना आमतौर पे बल्लों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा अशतर अफसाब साहब, सर आज पूरे 2 दिन की समाअत के दौरान व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द पीटीआई लीगल टीम? सर, पहले दिन ये देखा गया कि वो शायद इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन जब बैरिस्टर अली ज़फ़र आए और खामिद खान साहब आए तो बहुत हद तक प्रिपेयर नजर आए। लेकिन आप समझते हैं कि आज जिस तरह जज साहिबान इदारों कह रहे थे कि इदारों को मुतनाज़ ना बनाया जाए, और जब पीटीआई के नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी केस ख़राब करने की थोड़ी सी कोशिश की, उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ामात भी लगाए जिसे बड़ी बुदबारी और तहम्मुल से जो जस्टिस साहिबान थे उन्होंने उसको डील किया, तो कहीं ना कहीं इनके अपने अंदर ही ऐसे लोग हैं जो इन अपनी ही नैया डबोना चाहते हैं? सर मैं बदकिस्मती से लाइव स्ट्रीम नहीं देख सका। मैं कुछ कामों में लगा हुआ था, ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन जो बाद में चीदा बातें मुझे पता चली। देखिए, अली ज़फ़र साहब जो हैं वो बहुत अच्छे वकील हैं, बिल्कुल, लेकिन दलील के साथ, दलील सिर्फ दलील ही नहीं है जब तक कि उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। Agreed. मुझे जिस चीज का बहुत अचंबा हुआ वो ये थी कि ये कहा गया कि जिन साहब ने शिकायत की वो रुकन नहीं है तहरीक इंसाफ के। 3 जगह पे यही चीज कंटेस्ट की पीटीआई ने, और उसका जवाब में कोर्ट्स ने फैसला दिया कि इनकी लोकल स्टैंड आई है बिकॉज ये रुकन है। उनमें से एक केस है जिसमें उन्होंने फंडिंग के हवाले से बात की, उसको चैलेंज नहीं किया गया कहीं पे भी। सो जब ये वर्डिक्ट आ चुका हुआ है तो फिर ये बात करना जो है वो ठीक नहीं थी। पीटीआई की टीम बहुत अच्छी है, वो उनके अपने लीगल आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन मुझे कुछ अचंबा सा हुआ कि एक जो चीज तय हो चुकी है उसको अगर आप उठाएंगे तो आप अपना केस कमजोर कर रहे हैं। दूसरा, अब ये जो सारा आर्ग्यूमेंट है कि इसको हमने चमकनी में किया, ये कौन सा कोई, इट्स नॉट लॉजिकल, इट डज नॉट, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये रेलेवेंस और रीजन की जो कसौटी है उसको पूरा नहीं उतरता। सो इट डज नॉट, ये ना लॉजिकल है ना रीजनेबल बात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशतर अफसाब साहब फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस। इंडीड एवरीबडी इज लुकिंग एट द सुप्रीम कोर्ट और इस ऑर्डर को सुनने के लिए लोग बेताब हैं, लेकिन अब वक्त चूंकि और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बढ़ा दिया गया है, 9:30 का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अभी तक ये फैसला नहीं आया। सबकी नज़रें इसी पर है जनाब, बल्ला मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकदीर में होगा या नहीं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए, लेकिन हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड में बिलावल भुट्टो जरदारी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो बड़े पुरुमीद हैं कि जो भी हो वो हर तरह का किला फतह करने के लिए तैयार है। तो पीपल्स पार्टी की सियासी स्ट्रैटेजी और सियासी मूव्स के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सहर। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, पंजाब के अंदर नून लीग की अक्सरियत और इसी अक्सरियत के गढ़ में डायरेक्ट तीर के निशाने मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम पर, आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी नून लीगी अक्सरियती सूबे में काम कर पाएगी पीपल्स पार्टी के लिए? इकरा, सबसे पहले तो मैं आपको पब्लिक न्यूज़ में वेलकम करती हूँ और दुआ गो हूँ आपकी सक्सेस के लिए। बहुत शुक्रिया। अब जो जहाँ तक कि पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए पीपल्स पार्टी जो है किसी एक्सटर्नल सोर्स पर रिलाई नहीं कर रही। हम ताकत का सरचश्मा आवाम को समझते हैं और हमारा राब्ता आवाम से है। अब तीर तो देखिए चल रहा है, आपको पूरे पंजाब में नज़र आ रहा है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही जो एक जिनको आप कहें कि मोतबर शख्सियात उसके अंदर है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब से भी एक अक़लियती जो है मेंबर, एक मसीही जमात के मसीही मज़हब के से ताल्लुक़ रखने वाले को जनरल सीट का टिकट दिया है। तो हमने अपनी रिवायत जो है वो बरकरार रखी है कि ख़वातीन को, माइनॉरिटीज़ को एम्पावर करने के लिए। अब जो नून लीग है जब तक ड्राइंग रूम से नहीं निकलेगी, जब तक वो जो है इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनेगी, तो मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर कोई तबसरा करना बनता ही नहीं है। सिंध के अंदर आपके पार्टी के खिलाफ जो एक इत्तेहाद बना हुआ है, उस इत्तेहाद से कितना नुकसान आप समझती हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को हो सकता है, या फिर कितना मार्जिन आपको मिल सकता है? इकरा, कोई नई बात हो तो उस पर मैं कोई तबसरा करूं। क्या 2013 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है इस तरह का इत्तेहाद नहीं था? क्या 2018 में नहीं था? 2013 में तो आप देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन भी ऐसी थी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में और दूसरे सूबों के अंदर जाके कैंपेन भी ना कर सके, और सिंध के अंदर भी इसी किस्म की सिचुएशन थी। और 2018 में आरटीएस सिस्टम जो है वो फेल हो गया। तो फिर भी पीपल्स पार्टी ने तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी जाके पार्लियामान का रास्ता अपनाया और एक इन तमाम इत्तेहादी जमातों का, जिनमें पीटीआई भी शामिल थी, उनका मुकाबला किया और पीपल्स पार्टी ने अपनी अक्सरियत जो है वो साबित की। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जा रही है। आप मुझे बताएं कि और कौन सी जमात है और कौन सा सूबा है जहाँ पे बारिश की तबाहकारियों के बाद बहुत मुख्तसर अरसे के अंदर रिहेबिलिटेशन भी हो, और जब कपास की पैदावार हो तो सिंध के अंदर, सांगड़ के अंदर सबसे बेहतरीन जो है वो पैदावार भी हो। तो आप ये देखें कि ये वही सूबा था जहाँ सड़कें बह गई थी, जहाँ जो है तमाम फसलें बह गई थी, जहाँ पर जो है तालीमी इदारे बह गए थे, जहाँ लोगों के घर बह गए थे। ये तो वो काम है ना जो हुए हैं, तो जो काम नहीं हुए सिंध और कराची के अंदर, आपके मुखालिफिन तो वही काम निकाल के सामने ला रहे हैं ना। देखिए बात यह है कि आप, वो तो हमने लाहौर में भी देख लिया ना, सोने की सड़कें कैसी बनी हैं। लाहौर सिर्फ जो है वो जो एक पोश एरिया नहीं है। और कराची के अंदर जिन बातों पे वो करते हैं, तो पहली बात तो मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ कि किसी जगह पर यह नहीं होता कि आप जो है वो शहरी इलाकों को और देही इलाकों को तकसीम करें। ठीक है, आप ये कहें जी जो शहरी इलाके हैं उनको लेके हम कोई और सूबा बना दें, आप ये कहें जी शहरी इलाकों को आप जो है कहें जी इसके ऊपर हम अपना तसल्लुत कायम करें। नहीं, सिंध का जो है कैपिटल है कराची, और कराची के अंदर सिर्फ जो है वो हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम जो सिंध की है वो नहीं है सारी एरिया। आप उसके अंदर कैंटोनमेंट भी है, उसके अंदर डिफेंस भी है, उसके अंदर रेलवे की ज़मीन भी है, उसके अंदर केपीटी की ज़मीन भी है। तो ये मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक हकाइक हैं, इनको देखना होगा। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि उसकी बात करें ना, आप ये कहते हैं कि गिलास इज़ हाफ एम्प्टी, ये नहीं कहते कि गिलास इज़ मोर देन हाफ फुल। आप ये देखें कि जो इतने अरसे से नहीं हुआ, जो तवील अरसे में नहीं हुआ, वो पीपल्स पार्टी ने किया है। इस वक्त फ्री हेल्थ केयर सिस्टम जितना बेहतरीन सिंध के अंदर है, जदीद तरीन इलाज की सहूलत, वो भी मुफ्त। चाहे अपने सीवीडी को देखें, चाहे वो आप लिवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट की बात करें, गम्बर्ट इंस्टीट्यूट की बात करें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करें, जी, जितना आप गिनवा रही हैं, इसकी कारकर्दगी का तो फैसला देख के अवाम ने आपको वोट देना है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो आप एग्री करती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दिया है और पीपल्स पार्टी को भी दिया है, या नहीं दिया है?
देखिए, पीपल्स पार्टी जो है अपने अवाम की से राब्ते के ऊपर इन्हिसार कर रही है, और जहां हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने ज़रूर आवाज़ उठाई। जहां हमें ये लग रहा था कि जो है निगरान हुकूमत की जो है सहूलतकारी जो है वो जारी है, जहां पे हमें लग रहा था कि हमारे जो मंसूबे ऑलरेडी चल रहे थे उनको रोका गया, उनके अंदर रखना डाला गया। तो मैं समझती हूँ कि वो अवामी फलाह के मंसूबे थे। जैसे अब आप ये देखें कि सिंध के अंदर ना सिर्फ तबाहशुदा जो घर थे सैलाब मुतासरीन के, उन घरों की तामीर हो रही है, बल्कि उनकी जो मिल्कियत है वो खवातीन को दी जा रही है। और आज भी पीपल्स पार्टी का जो 10 नकाती मंशूर है उसके अंदर ये एक अहम पॉइंट है कि हम ना सिर्फ आमदनी को दुगना करना चाहते हैं 5 साल के अंदर, ना सिर्फ हम ये कि जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए जो है 30 लाख घरों की तामीर करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, हम सबको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम देना चाहते हैं, हम जो है वो हर गरीब घर को 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं। ये तमाम बातें मैं हवा में नहीं कह रही हूँ। नहीं, आज तो बिलावल साहब ने कहा भी है कि वो जवानों के लिए यूथ कार्ड लाएंगे। इट्स समथिंग वेरी डिलाइटफुल टू लिसन। जी, यूथ कार्ड है, लेबर कार्ड है, किसान कार्ड है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वसीला हक वसीला रोजगार है, भूख मिटाओ प्रोग्राम है, और सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से, कोल से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। थर्ड जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात बिल्कुल जी, अगर ये सब हो जाता है, अगर ये सब हो जाता है आइडियली मंशूर के हिसाब से, तो फिर अवाम अगर आपके हक में फैसला करती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं आपको खुदाफिज कहूँ, ये आजकल मफाहमत के बादशाह कुछ खामोश से हैं, क्या उनकी खामोशी कोई सियासी तूफान का पेश खैमा है? नहीं, आसिफ अली जरदारी बहुत मुतहर्रिक है। आप उन्हें बलूचिस्तान में देखें, जनूबी पंजाब में देखें, और मैं समझती हूँ कि उनसे जैसा ज़ीरक सियासतदान और ऐसा सियासतदान जो पूरी कौम को इकट्ठा करे, पाकिस्तान खप्पे का एक नारा लगा के कौमी यकजहती की जो मिसाल आसिफ अली जरदारी साहब ने कायम की है, उसकी मैं समझती हूँ उसके बराबरी करना बहुत नामुमकिन है तकरीबन। बहुत शुक्रिया साहिबा। सेनेटर सार कामरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थी। नून लीग में सीटों की टिकटों के हवाले से जो गर्मा गर्मी रही, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो मुश्किलात रहीं, अब वो खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से कारकुनान जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को उनका साथ उस वक्त दिया जब वो खासा मुश्किल में थी, उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज साहब। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपके वक्त का। सर, मुश्किल हालात में जो कारकुनान सियासतदान खड़े रहते हैं पार्टियों के साथ, उन्हें नज़रअंदाज ऐन वक्त पर कर दिया जाता है। आपके सर क्या जज्बात हैं इस पर? अब जी बस ये आपके सामने जो कुछ हुआ, लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ कि मेरा मेन इशू जो है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि मैंने तो सारी की सारी बातचीत जो है वो महंगाई के हवाले की थी कि इसकी रोकथाम जो है वो इस वक्त अशद जरूरत है हमारी अवाम की सतह पर, और अवाम उसको सजा देंगे जो कि महंगाई के बारे में कोई पुख्ता बयानिया ना पेश कर सका। और उस पुख्ता बयानिया को ना सिर्फ ये कि वो की किसने है या उसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन ये भी कि उसका हल क्या है। और आने वाले महीनों में अगर हम वोट देते हैं किसी जमात को, तो फिर हम क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो इस अहम इशू के बारे में क्या करेंगे। मेरा तो ये मुतालबा था अपनी जमात के साथ, तो उलट जो है वो मुझे ही सजा दे दी गई। लेकिन महंगाई तो इस वक्त भी 43% है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो है जो कि 51 आइटम्स जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया है उनका इंडेक्स है, तो वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई है ये पिछले हफ्ते का। तो ये अगर महंगाई इसी तरह से रही तो लोग तो पस्त हो गए हैं, बच्चों को स्कूलों से उठा लिया लोगों ने, उनको शिकस्त और रेख्त हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही, लोग ज़हनी मरीज बन गए महंगाई की वजह से। घरों की चीजें बिक रही हैं अभी ताकि वो अपना महीना पूरा कर सके, बिजली के बिल इतने हो गए हैं, उसके अलावा जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि दानियाल साहब ये सारे मसाइल तो वही हैं जो शहबाज शरीफ साहब को भी चैन से सोने नहीं देते थे जब वो वजीर आजम थे। तो अगर इस पर आपने आवाज उठा दी तो इतना एहसन इकबाल साहब क्यों एजिटेट हो गए? बस मेरे ख्याल से वो अपने बेटे को कई सीट दिलवाना चाहते थे, तो जब उनको महसूस हुआ कि शायद पार्टी ने उनका फैसला नहीं मानना या उनकी सिफारिश नहीं माननी, तो फिर उन्होंने तैश में आके अपने ज़ाती कागज़ वहाँ जमा करवा दिए और पार्टी को मजबूर करने की जो मुहिम है वो चलाई। और यहाँ तक बात आ गई कि जब हमारी बातचीत हुई, शोकाज नोटिस उन्होंने दिया मुझे और उसका मैंने जवाब दिया, उसके बाद हमारी जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स करवाई गई जिसमें पार्टी लीडरशिप भी थी। तो उसमें बड़े वाज़े तौर पर बताया गया उनको कि एहसन साहब अगर आप ये सीट जीत भी जाते हैं तो पार्टी की तो फिर भी हार है,
क्योंकि हलफ तो आपने एक ही उठाना है। तो जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है वो तो 3 महीने इंतजार नहीं करेगा कि बाई इलेक्शन हो और फिर वो वोट दोबारा हासिल हो और फिर वो आके दे। तो ये फिर इसमें क्या, जब एक एक सीट के पीछे जो है इतनी तबदो हो रही है, तो फिर इस तरह से हम क्यों एक वोट जो है वो गवा दें। तो दानियाल साहब, ये मामला तो हो गया ना एहसन साहब का। अब एहसन साहब तो पार्टी की एक सिंगल एंटिटी है ना, इसको चलाने वाले मियां साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं। किसी ने आपसे बात की? बिकॉज आपने उन्हीं की खातिर नाअहली भी भुगती, तो कोई आया आपके पास बात करने के लिए, या किसी ने आपको तसल्ली दी हो? क्योंकि तलाल चौधरी साहब का भी सुनने में आ रहा था, लेकिन उन्हें शायद सेनेट का इत्मीनान दिला दिया गया है सेनेट की टिकट के हवाले से। राना सनाउल्लाह ने यह कहा है। तो आपसे किसी ने कोई बात की? नहीं, मेरे साथ किसी ने नहीं बात की। मेरे साथ बाकी तमाम जमातों ने बात की है कि आपको हम अभी टिकट देते हैं, आप ले लें, आप तो असासा हैं। हम तो बड़े दिनों से ये भी बात कर रहे हैं कि आप हमें मिल जाएं, लेकिन मैंने उन सबको इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि मुझे ये महंगाई का हल जो है या महंगाई की वजूहत जो है वो कहीं पर मंजर आम पे नजर नहीं आती किसी भी जमात में। जबकि जब हम सर्वे रिसर्च देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि 74% जो वोटिंग अवाम है, जिन्होंने वोट देना है, उनकी 74% जो है, जो कि आम अवाम से शायद प्रॉब्ली 85-90% है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा नंबर 1 इशू महंगाई है। तो अगर इसके ऊपर बातचीत ही नहीं हो रही तो फिर लोग परेशान ना हो कि गहमा गहमी क्यों नहीं है और लोग बाहर क्यों नहीं निकले और इलेक्शन की वो फिजा क्यों नहीं बन रही है। इसलिए नहीं बन रही है कि उनकी जो मेन तकलीफ है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। दानियाल साहब, आपसे नून लीग के हवाले से कोई बात नहीं सीनियर लीडरशिप से की गई आपकी? एक जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी हैं, आज वो भी ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं था, मुझे मुलाजमत दी गई थी। उसके बाद आपके साथ भी यही सलूक हुआ। फिर परवेज़ मलिक साहब के ख़ानदान, जो कि एक बड़ा सियासी ख़ानदान पंजाब में, अली परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक, उन्हें तक टिकट नहीं दी गई, उन्हें भी पास रखा गया। मोहसिन रांझा साहब के हवाले से भी यही खबरें सामने आ रही हैं। आपको लगता है, और मिफ्ता इस्माइल का भी हाल आपके सामने ही है, कि ये एक स्पेसिफिक कोई ग्रुप के लिहाज से टारगेटिंग जारी है नून लीग के अंदर, जो नहीं चाहता कि आप लोग आगे आएं या आप लोगों का रोल बरकरार रहे? मेरे ख्याल है ऐसा तो नहीं है, लेकिन जनरली ये सूरत हाल जरूर है कि जो पढ़े लिखे, मेहनती, प्रोफेशनल और काबिल लोग हैं, जिनके अपने वोट बैंक भी हों, उनसे जमातें जो हैं टिपिकली इनमें अंदर जो सियासी होते हैं वो इससे बड़ा घबराते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी जमात के अंदर जगह की फिक्र होती है। तो जब भी कोई नया ऐसा शख्स आता है जिसमें काबिलियत भी हो, जिसमें वोट भी हो, जिसमें अपना इजहार भी हो और ये पता भी चल जाए इस चीज़ का, तो फिर इसके बारे में लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इनको नीचा दिखाया जाए या इनको दूर रखा जाए, या ये जो है किसी तरह से मामलात के ऊपर जो है कोई इस तरह का अबूर ना हासिल कर जाए जिनके जरिए से उनकी जगह जो है वो खतरे में पड़ जाए। अच्छा दानियाल साहब, एक तरफ आपका मामला तो एहसन इकबाल साहब की शायद रिफ्ट की वजह से खराब हुआ, लेकिन नून लीग के अंदर जो मौसमी परिंदों को सर ओब्लाइज किया जा रहा है और उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं और लोग नहीं चाहते कि वो नून लीग के साथ जुड़े, उस पर आप क्या कहेंगे? आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि एहसन इकबाल साहब का जो मौक़िफ़ रहा है यहाँ पर इस PP 54 के हवाले से, वो कहते हैं कि जी मैंने किसी ऐसे शख्स को पार्टी को दाग नहीं बनने देना जो कि लोटा रहा हो। अब आप जो गवाही दे रही हैं वो ये है कि बाकी पाकिस्तान में तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर जाहिर बात है अगर ये एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ है तो ये गलत बयानी है उनकी बुनियाद पर। उनका असल में नीयत या मौक़िफ़ कुछ और है जो वो नहीं बताना चाहते। तो इसकी क्या वजह है, ये वो बेहतर बता सकते हैं। आपके ख्याल में वो मौक़िफ़ क्या हो सकता है? बस वो ये है कि वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो थ्रेटन्ड है। उनको अपनी जो सीट है उसके बारे में बड़ी घबराहट है, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो यहाँ पर एक मतलब पैराशूटिंग की सियासत है उनकी। यहाँ पर उनका कोई ट्रेडिशनली ऐसी सपोर्ट बेस या ऐसा पॉलिटिकल जो मूविंग्स है वो नहीं है जो इसको पुख्ता कह सकते हैं। इसीलिए मांग के मेरे से जो है ना जिला काउंसिल की चेयरमैनशिप लेनी पड़ी उनको अपने बेटे के लिए। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब। और आज़ाद की हैसियत से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अब देखना ये है कि इंतखाबात के नतीजे में क्या होगा, और अगर आप जीत भी जाते हैं फिर नून लीग का आपकी तरफ रिएक्शन क्या होगा।